हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश से हम लोग दूसरा सेकंड जो बुक है उससे हम लोग एक चैप्टर आज देखेंगे। यानी yesterday day before yesterday in two parts we had completed the one chapter, the hack driver from the footprint without fits। तो आप सीबीएसई में आपकी एनसीईआरटी की दो बुक्स है इंग्लिश की, उसमें से एक बुक का मैंने एक चैप्टर लिया था चैप्टर 8 से। आज जो हम लोग एक और दूसरे बुक से एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट फ्लाइट। द बुक नेम इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर 7, द चैप्टर नेम इज ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन इंग्लिश एनसीईआरटी बुक। As you know that the word is of the glimpse of India means the झलक, एक छोटी सी झलक। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, एक झलक में भारत का दर्शन आप कह सकते हैं, भारत दर्शन कह सकते हैं इसको। द ग्लिम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर तीन छोटे छोटे स्टोरी है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट। वन स्टोरी है द बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर जानते ही हैं, जो बेकरीज का काम होता है, बिस्किट्स ब्रेड्स वगैरह बनते हैं, टोस्ट बनता है, वो बेकर्स फ्रॉम गोवा, लूसी रॉड्रिग्स। दूसरा स्टोरी है कुर्ग। कुर्ग है लोकेश एब्रॉल की है, एक स्मॉल कंट्री है, उसके बारे में उसकी कहानी है। और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम, तो अरूप कुमार दत्ता। एज वी नो दैट टी असम टी इज वेरी फेमस ऑफ टी इन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग वन बाय वन ग्लिम्स ऑफ इंडिया को देखेंगे, जिस ग्लिम्स ऑफ इंडिया में भारत की जो झलक, भारत दर्शन कराने की कोशिश की गई है इस बुक में, इस चैप्टर के थ्रू। सो वी विल सी इन द लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया। एज यू नो दैट द ऑन स्क्रीन इज हैविंग द बेकर फ्रॉम गोवा, लूसी रॉड्रिग्स कुर्ग, Lokesh Abrol, and the tea from Assam, Arup Kumar Datta. So here is having the three story, the small stories is having very important and interesting. Before we have to start this chapter, we have to read about that some activity, and we will discuss about in the classroom as here the mention. What is the stories important activities is having? What image of people and places come to your mind when you think of our country? What image of people and of place come to your mind when you think of our country? यानी कभी भी आपके दिमाग में अपने देश के बारे में जब पिक्चर आता हो, तो लोगों की सोच, व्हाट इमेज ऑफ पीपल ऑफ प्लेस, लोग और स्थान दोनों देखते हैं हम लोग ना, कम टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक आवर कंट्री। तो जब भी अपने देश के बारे में हम लोग सोचते हैं तो सोचने लगते हैं कि अरे क्या हमारा देश है, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, लोग पतंगबाजी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी, ये जितने सारे फेस्टिवल्स जहाँ जहाँ से लोग आते हैं, ओणम, पोंगल, तो कहीं पर होली है, दिवाली है, ईद है, and the varieties of rainbows colors of festivals is having in our country, and this is the very various types of the interesting and interacting fun things is having in our country. So one thing is very important parts of the our country is that the varieties of the people and varieties of the festivals. This is the very important things in our country, because दिस काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज इज नॉट हैपनिंग इन एनी अदर कंट्री। इस तरीके से कोई और कंट्री, आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, तो वहाँ पर जो भी है ईद बनाई जाए, चर्च हो, जो भी हो। अदर दूसरे कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, इंग्लैंड हो, वहाँ पर भी वैसे ही। तो इस तरह से हर कंट्री का एक खास फिक्स ऐसा है। रेनबो कलर की हम जहाँ बात कर रहे हैं वो किसी और कंट्री में नहीं है, वो हमारे ही देश में है। सेकेंड पॉइंट है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव इन। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव इन, मतलब हम अपने देश के, भारत के कौन से हिस्से में आप
रहते हैं और विजिटेड और या कहाँ कहाँ घूमे हैं। अगर आपको कहें कि मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैंने कहा कि भाई आई हैव विजिटेड टू आंध्र प्रदेश फ्रॉम तिरुपति बालाजी। इट्स अ वेरी गुड प्लेस फ्रॉम द एज अ टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो इट्स वेरी गुड प्लेस तिरुपति बालाजी। देन पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, these are the places, Lucknow, Delhi. These are the very good places I have visited. Lots of the places I have visited, and Kharagpur. These are the things. Andhra Pradesh, Tamil Nadu. The remaining parts of the India is the Kerala I have not visited, and Jammu and Kashmir I have not visited. These are the things. Is so interesting places are remaining. तो कुछ बहुत सारे ऐसे इसके बाद भी देखा जाए आइलैंड में है, पोर्ट ब्लेयर है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बची हुई है घूमने के लिए। तो फिर भी लेकिन आपके जहन में अगर घूमते हैं ऐसी चीज़ें बहुत सारी, तो दिमाग में आती है कि हाँ व्हाट है इंडिया। इंडिया का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है, अपनी पहचान है अपने देश की। ये पहचान के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने अभी बता दिया, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर देखा जाए तो अगर दिल्ली की बात कीजिए तो दिल्ली में कितने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। कुतुब मीनार है, लाल किला है दिल्ली में घूमने के लिए। देन यू विल विजिट इंडिया गेट, यू कैन विजिट, यू कैन लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट, lots of things is the having. Then you can visit in Agra, the Agra Taj Mahal, lots of the places is having in Mumbai, Lal Bagh ke Raja, and also having the Mumbai, the gateway of India, and in the bank of the sea, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में क्या? हाँ, गेट, वेरी गुड क्वेश्चन। द गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट। इंडिया गेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग इन द दिल्ली, सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। एंड गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द मुंबई, नंबर 1। अब आपको मैं बता दूं कि उसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया क्यों है। तो भारत में एंट्री का पुर्तगाल के टाइम में, डच के टाइम पर वो एंट्री पॉइंट था। मुंबई के वो समुद्र का जगह जहां पर अभी होटल ताज बना हुआ है, टाटा की वो ताज होटल है, 5 स्टार होटल्स है। तो 5 सितारा होटल सामने में जहां पर हमला हुआ था आतंकवादियों का। ऐसे तो इसका डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मैं फिर भी बता देता हूँ मेमोरेबल होने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा एंट्री पॉइंट था, इसलिए उसका नाम रखा गेटवे ऑफ इंडिया। ये भारत जाने का रास्ता है। बीच पे है क्या? एकदम समुद्र पर है, समुद्र। ये इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये समुद्र पानी में ही बनाया गया है वो, कहिए तो व्हाट इंटरेस्टिंग प्लेस। हाजी अली एकदम समुद्र के अंदर में दरगाह है, 2-3 किलोमीटर अंदर एकदम ऐसे ब्रिज बना हुआ है समुद्र में, मजा है। एंड देयर इज अ प्लेस इज हैविंग द एलिफेंटा केव। I visited the Elephanta Cave. From Gateway of India, you have to take with the boat, either the steamer. It will take 1 hour and more than 1 hour, and you have to visit there. So nice place on the hill station like that, the mountainous area. तो इंडिया में घूमने के लिए बहुत सारे, शिवाजी का किला महाराष्ट्र में घूमिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेस है महाराष्ट्र में घूमने के लिए। सो नाइस प्लेस, लोनावाला, खंडाला, these are the places is having the lots of the tourist place, and ये क्या बोलते हैं, मूवी बनती है वो सारे प्लेसेस पर। सो यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, अगर आप इस बात को अंग्रेजों का टाइम पीरियड छोड़ दे, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, यानी कि जो भी डच थे, पुर्तगाल अभी मैंने डिस्कस किया आपको, तो डच थे वो, और फ्रेंच, फ्रांसीसी को फ्रेंच कहा जाता है। तो फ्रेंच, द पुर्तगीज have also played a part in the history of our country, यानी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में। काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश में वो लोग भी रहे, पुर्तगालीज भी रहे। पुर्तगीज हैव also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese इन्फ्लुएंस? तो गोवा वगैरह जो महाराष्ट्र का एरिया है पुर्तगालियों का रहा। और मैं पहले एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि 1962 में हमारे देश से पुर्तगालियों का शासन गोवा पर से हटा। 1962, सोच लीजिए, अभी कितना पुराना है, बहुत कम। नेक्स्ट इज हैविंग, सो कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी
कॉफ़ी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी फिर पूछा जा रहा है आपसे कि आप बताइए कि वो कौन सा ऐसा पार्ट है भारत का जहाँ पर चाय और कॉफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ग्रो किया। तो चाय के लिए अगर असम माना जाता है, असम जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का एरिया, और कॉफ़ी के लिए हमारा कर्नाटका है, बेंगलुरु इज़ द गुड प्लेस इन आवर कंट्रीज ग्रो। तो ये ऑल 4 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। एज यू नो दैट, जैसा कि आप समझ रहे हैं, एंड हियर अबाउट दैट वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी, बेकर फ्रॉम गोवा। सो दिस इज अ पेन portrait of a traditional गांव विलेज बेकर। तो यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेडिशनली गांव की कहानी हो रही है। बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, यानी कहीं ना कहीं बेकरी वाले का स्थान हमारे समाज में आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ऐसा सुनते सुनाते आ रहे हैं, रिमेंसिंग नॉस्टेंगली का मतलब देखिए, ठीक दाहिने साइड में लिखा हुआ है आपको, ये हियर इज द मेंशन, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कहानियां जो भी बीत जाती है उस कहानियों को दोहरा करके किसी से कनेक्ट करके लोग बताते थे जोड़ करके कि देखो हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था। एक राजा था, उसके 4 शेर थे। अब आप सुनिए, राजा शेर पाले हुए था और वो हमेशा शेर के साथ अपना लड़ता था। अब हम लोग सोचेगा शेर के साथ लड़ता था, बच गया कैसे? शेर तो खा जाएगा उसको। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज इज हैविंग थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। सो आवर एल्डर आर ऑफन हर्ड मतलब रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो पुरानी जो अच्छे दिन थे पुर्तगालियों के, वो पुर्तगालियों के दिन, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी जो पाव रोटी हम लोग खाते हैं उसको लोव्स ऑफ ब्रेड कहते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, वैसे लोग जो रोटी के प्रेमी थे, पाव रोटी ब्रेड के जो प्रेमी थे, ईटर मतलब खाने वाला होता है। तो दोज ईटर्स ऑफ लोव्स might have vanished but the maker are still there। तो बहुत सारे लोग जो थे बनाने वाले जो थे, क्या बोलते हैं, बेकरी वाले जो थे, वो वहाँ से चले गए, धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ बचे हुए हैं। ये कहानी का जो टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा एक ऐसा जगह है जो पुर्तगालियों का और फ्रांसीसियों का शासन रहा है। और मैं अभी स्टार्ट में भी बताया इस आपको स्टडी स्टार्ट करने के समय कि 1962 में पुर्तगालियों को ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ पर शासन करना बड़ा मुश्किल है, तो अंग्रेजी सैनिक वहाँ भारतीय सैनिक गए और जाकर के पुर्तगाल का जो फ्लैग था उन्होंने कहा कि भाई अपना फ्लैग हटा लीजिए, डाउन कर दीजिए, ट्राई कलर जो इंडिया का है तिरंगा वो लगा दीजिए। उन्होंने मना किया, तो फिर सैनिक बलपूर्वक उनको ये चेंज कराए। तो जानते थे कि भाई ये गोवा एक छोटा सा शहर है, सिटी है, राज्य ही है लेकिन छोटा सा राज्य है, और इस स्मॉल स्टेट में, सिटी में हम क्या कर पाएंगे, चारों तरफ तो देश आज़ाद हो चुका है और मैं पुर्तगाल से यहाँ पर शासन कर सकता हूँ, मुश्किल है। यानी अमेरिका से इंडिया में शासन करना तभी संभव है जब अमेरिका की मैक्सिमम सेनाएं इंडिया के हर हिस्से में कब्जा कर चुका हो, तभी हो सकती है ना। या इंडिया के सेना को अमेरिका में जाकर कब्जा करना हो तो फिर तब जाकर वहाँ भी हो सकता है। तो ये स्थिति थी। बट हियर इज हैविंग द स्टोरी इज दैट कि बेकरी वाला जो था काफ़ी मतलब इसलिए वहाँ ज़रूरत की चीज़ थी कि जो ब्रेड बनाने वाला, टोस्ट बनाने वाला, क्योंकि उस समय जो फ्रांसीसी लोग थे, आप पूछ सकते हैं कि सर ज़्यादा ये बेकरी वाला गोवा में क्यों था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग ज़्यादा ब्रेड ही खाते थे। तो देखिए ब्रेड खाने के कारण जैसे जिस चीज़ की उत्पादन होती है उसके वहाँ डिमांड होती है और डिमांड के साथ उत्पादन होता है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो देयर इज हैविंग द those eaters of loves might have vanished but the makers are still there।
बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे बना रहे हैं अभी। वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस, और हम लोग उसी में से कुछ लोग बचे हुए हैं। अमॉन्गस्ट अस द मिक्सचर्स, द मॉड्यूलर्स एंड दोज हु बेक द loaves, the modelers and who they bake loaves, those age old time tested, those age old time tested furnace still exist। तो कह रहा है कि दोज ओल्ड एज ओल्ड सॉरी, यानी जो उम्र दराज हो गए थे, ज़्यादा उम्र के लोग थे, जिसका टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। और टाइम टेस्टेड फर्नेस मतलब आग की भट्टी होती थी जिसमें इसको सेक करके पकाया जाता था, वो है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी नहीं जला है। देखिए कहानी यहाँ से अब स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। द फायर इन द फर्नेसेस, फर्नेस मतलब आग की भट्टी जिसमें वो पकाया जाता है, रोटी को बनाया जाता है, उसको हीट से गर्म किया जाता है, उसको लोहे के बर्तन में बड़े बड़े, और उसको लिक्विड तैयार करके रख करके लोहे के साथ उसको सिकाई होता है, और फिर उसको निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर हवा लगा, फिर तो ये एक प्रोसेस है। सो द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड jingle of the traditional baker's bamboo, the traditional baker bamboo, जो बांस जो होता है उसको बैम्बू बोलते हैं। heralding his arrival in the morning can still be heard in some places, maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as पडेर इन गोवा। तो आज के समय में जो भी बचे हुए हैं ये बेकरी वाले, उनको वहां पर पडेर नाम से जाना जाता है। देखिए मैं आपको और बता दूं, अभी जैसे पुर्तगाली चले गए तो बहुत सारे वहां पर अब जो होटल्स के जो बिजनेस है वहां पर गोवा में, सी फूड जिसको बोलते हैं, और सी फिश बहुत वहां पर खाया जाता है। कॉटेज बनी हुई है, टूरिस्ट प्लेस ही रह गया है वहां पर। कैशू वगैरह की वहाँ पर कुछ खेती होती है, ऐसा मैं तो गया नहीं हूँ, गोवा बचा हुआ है मेरा, तो ये भी प्लेस घूमने लायक है। सो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, तो कहने का मतलब है कि अभी जो लैंग्वेज यूज होती है वो 2 लैंग्वेज यूज होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। एक होती है कोंकणी लैंग्वेज और दूसरा होता है मराठी लैंग्वेज। मैं दोनों बता दूँ आपको। कोंकणी लैंग्वेज जो कोंकण एरिया है, इसलिए वहाँ पर बरसों से कोंकणी होती आ रही है, और मराठी इसलिए कि महाराष्ट्र का ये बॉर्डर है, ये सटा हुआ हिस्सा है, उसी से निकला हुआ छोटा सा ये स्टेट है। गोवा जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको मालूम होगा। एंड द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गोवा का कैपिटल कहाँ है। यानी कहीं ना कहीं आप जो चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और मेरे चैनल के द्वारा, मेरे वीडियो के द्वारा आपको ये जरूर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको हर चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये पेडर जो है, पेडर, ये यहाँ पर लोग जाने लगे इस भाषा में इनको। तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, राइटर लिख रहे हैं कि मेरा जो बचपन का जो समय था, उस समय में जो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। जो बेकर्स थे वो दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादा बेकरी का काम था, बहुत सारे बेकर्स हमारे दोस्त ही हुआ करते थे। कंपेनियन का मतलब साथी होता है, कंपेनियन एंड गाइड। तो एक गाइड की तरह हमारे वो दोस्त रहा करते थे ये बेकर्स। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो एक दिन में कम से कम 2 बार तो हम लोग मिल ही लेते थे। इस तरह से कहीं ना कहीं जाना आना ऐसे मोड़ पर हो जाता था। वंस, एक दिन, व्हेन ही सैट आउट इन द मॉर्निंग, एक दिन वह सुबह बैठा हुआ था।
when he sat out in the morning on his selling ground, and then again when he returned after emptying his huge basket. When he returned after emptying his huge basket, the jingling thought of his bamboo, बांस जो है बैम्बू वेक अप फ्रॉम स्लीप। तो जिंगलिंग थॉट ऑफ द बैम्बू मतलब बांस के जो बहुत सारे वेराइटीज थे वहाँ लहराते हुए बांस के। जिंगलिंग थॉट ऑफ द बैम्बू, वेक से वॉक है, वेक मतलब उठना, वेक वॉक अप फ्रॉम स्लीप, ऐसे झुक करके ऐसे उठे हुए थे जैसे लग रहा है कि वो भी अभी नींद में है। बांस देखिए लंबा लंबा होता है। मैं बता दूं आप लोग व्यूअर्स को कि बांस तो ऑलमोस्ट अपने एरिया के है, बिहार से ज़्यादा व्यूअर्स हैं अभी मेरे, तो वो सभी जानते हैं कि बांस की स्थिति क्या है। बांस ग्रीन झुका हुआ रहता है। तो व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी खाली टोकरी को लेकर रिटर्न होते थे, द जिंगलिंग थॉट ऑफ हिज बैम्बू वेक अप फ्रॉम द स्लिप एंड वी रैन, यानी झुके हुए बांसों पर ऐसे थोड़ा आराम कर लेते थे लोग। तो कहीं ना कहीं अटखेलियों की बात हो रही है बचपन की। स्लिप एंड वी रैन टू मीट द ग्रीट हिम, और लोग आपस में हम लोग खेल कूद करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वाई वॉज इट सो, was it for the love of a loaf, क्या ये ब्रेड जो है, पाव रोटी, उससे जो प्यार था, उसी के लिए जो प्यार था, उसी की नतीजा था? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। नॉट एट ऑल। द loaves were bought by some Paskin और Bastine, तो जो ब्रेड लाया गया था, द loaves were brought by some Paskin और Bastine, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो घर के जो भी मेड हो, मतलब काम करने वाले, नौकर चाकर जिसको बोलते हैं हम लोग, नौकर चाकर जो थे वो लाते थे। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। तो जो स्थिति थी कि what were the bread bangles which we choose carefully, so sometimes it was sweet, कभी कभी मीठा होता था, sometimes it was sweet, bread of a special make, क्योंकि उस टाइप के सोंधा बनाया जाता था, तो कभी बहुत ज़्यादा मीठा लगता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, तो बेकर की उसकी म्यूजिकल मतलब गाने बजाने के साथ एंट्री होती है। ऑन द सीन विद द झैंग, तो ये साउंड की है, ये साउंड को ऐसे बताया है स्टोरी टेलर ने कि साउंड इस टाइप्स की साउंड को वो फील किया। और ऐसे एंट्री हो रहा है। द साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, बांस के जो अभी लोग हैं यूज करने वाले बैम्बू स्टाफ हैं। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ जो सहारा लिए हुए, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से टोकरी को पकड़े हुए अपने सर पर लिए हुए। वन हैंड supported the basket on his head and the other balanced the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning. He would greet the lady of the house with the good morning, and then place his basket on the vertical bamboo. तो देखिए एकदम सा जो बचपन की चीज़ें हैं कि कैसे ही वुड ग्रीट द लेडी, कोई भी महिला से उन्होंने मिला। ग्रीट मतलब मिलना होता है, हाय हेलो करना होता है। तो ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो महिलाएं हैं जो भी हो, विद द गुड मॉर्निंग के साथ, हेलो गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और फिर अपनी टोकरी को रखा नीचे सर से उतार करके, प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, बहुत तो मतलब कि बांस का बना हुआ ऐसे मचान टाइप का होगा, उस पर इसे उतार के रखा। बैम्बू का जगह है ज़्यादा, ऐसे गांव का एरिया है। सो वी किड्स
वी किड्स वुड बी पुश्ड, तो हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ मिल्ड रिब्यूक, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसे धक्का देने की कोशिश करते थे, गिराने की कोशिश करते कि टोकरी में है क्या ये। यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ है रिब्यूक का मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, स्कोल्डिंग, यानी हम लोग इस तरह से उसको फील करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई हमें डांटे, गिरा दे, किसी चीज़ को कुछ कर दे। तो स्कोल्ड मतलब डांटना ही होता है। ये एक टेक्निक था यहाँ पर, जिस तरह से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होने के लिए। जैसे कि आप किसी से, कोई आया हुआ है, आपको गेस्ट आया हुआ हो और आपस में आपके मम्मी पापा लोग और गेस्ट लोग सब बातें कर रहे हो, और हम बच्चे क्या करते थे कि कुछ इस तरह से अटेंशन करने की कोशिश करते थे कि गेस्ट पूछे हेलो बेटा इधर आओ, क्या करते हो, क्या नाम है, किस स्कूल में पढ़ते हो। तो यहाँ भी ये स्टोरी टेलर बताने की यही कोशिश किया है कि बट वी वुड नॉट गिव अप एंड वुड क्लाइम द बेंच ऑफ द पेरेंट्स। ओके, आगे चला गया हम। सो वी काइंड वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ मिल्ड रिबॉक, तो अपना जो मिला जुला, मिल्ड मतलब होता है मिला जुला, और रिबॉक मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल, मिला जुला अप्रूवल कि हाँ यस नो एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, लेना है कि नहीं लेना है, यानी घूम घूम करके ये टोकरी में ये पाव रोटी बेचा जा रहा है। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइम अ बेंच, हम लोग क्या करते थे, एक बेंच पर चढ़ जाया करते थे, ऑफ और द पैरापेट एंड पिप, पिप मतलब होता है झांकना, पिप मतलब झांकना, तो पैरापेट एंड पिप इनटू द बास्केट, ऐसे टोकरी में देखते थे हम लोग, चढ़ जाते थे उनको, उनकी बांस की रखी हुई चाली पर कि क्या है टोकरी में। सो समहाउ, जैसा कि आई कैन स्टिल रिकॉल, हम लोग अगर याद करने की कोशिश कर सकते हैं तो आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस, एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती थी, और मुझे पता है कि वो खुशबू जली हुई ब्रेड जब बनती थी और जलने के बाद वो जो सौंधा सौंधा जब तैयार होता था, वो उसकी खुशबू होती थी। फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू होता है, फ्रैग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, वो जो ब्रेड है, पाव रोटी है, उनकी खुशबू आती थी। दोज लोव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, तो उसमें दोनों चीजें थी, ब्रेड भी था और चूड़ियाँ भी थी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए चूड़ियाँ थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टिथ, तो हम लोग अपने दांत को साफ करने के लिए भी ध्यान नहीं करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टिथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, अपने मुंह को भी नहीं साफ तरीके से, अच्छे तरीके से धोते थे। एंड वाई शुड वी, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन ऐसी परेशानी को लेने के लिए तैयार है, हु ले सकता है, ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, प्लक मतलब होता है तोड़ना, और आम की पत्तियों, मैंगो लीफ मतलब आम की पत्ती होती है। तो हु कह रहा है यहाँ पर, क्लियर नैरेटर कह रहा है कोई स्टोरी टेलर की, हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन ऐसा परेशानी ले सकता है कि आम की पत्तियों को तोड़ सकता है, फॉर द टूथब्रश, किसके लिए, टूथब्रश के लिए, धोने के लिए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी इट एट ऑल, और ऐसा करना क्यों जरूरी भी है। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, ऐसा करना क्यों जरूरी था। सो द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, बाघ जो है कभी अपना दांत नहीं धोता है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, सो हॉट टी could wash and clean up everything so nicely, तो गरम गरम चाय जो था पूरी तरह से पी गया, एकदम साफ कर दिया गया, पी करके एवरीथिंग साफ सुथरे तरीके से सफाई करके पी। आफ्टर ऑल तो ये यहाँ तक ये स्टोरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर
ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो मतलब कि अभी तक व्हाट यू हैव वी हैव लर्न अबाउट दैट अकॉर्डिंग टू द images. So what are the elders in Goa nostalgic about? What are the elders in Goa nostalgic about? Can you share about that? The question is having according to the previous we had completed the sentence. What are the elders in Goa? यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे गोवा के बारे में क्या कहा करते थे, कहानी के रूप में कहा करते थे ना कि अरे गोवा एक पुर्तगालियों का शासन था, यहाँ पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली आते थे अंग्रेज के पहले से ही, और यहाँ पर ब्रेड जो था बहुत बड़ा ब्रेड ही बेकरी बनती थी और वो पुर्तगाली सिर्फ ब्रेड ही खाया करते थे। तो एक किंवदंती है, किंवदंती मतलब जो बोल करके लंबे टाइम से चला आ रहा हो, आपके दादाजी हमारे दादाजी सुनाए, फिर उनके दादाजी उनको सुनाए। So this is the one kinds of the stories, the one by one it is the transferring the messages according to the one parents to the another. This is the main things is having. So there is a one part of the question answer is having. The second is having, is bread making still popular in Goa? Yes, अभी भी है उतने। तो यहाँ पर देखिए आपका लेकिन उसका नाम बदल गया है, आप पेडार। So it's known as the baker as even today known as pedar, है ना। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, these is very important. These bakers are even today known as pedar in Goa. तो yes we can say that कि अभी भी लोग हैं। Is bread making is still popular in Goa? Yes. How do you know? तो हम लोग इससे पेडार से जानते हैं। We know as a pedar, name as a pedar. What is the baker called? बेकर को पेडार कहते हैं। And when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बेकर्स आते थे हर घर में घूम घूम करके बास्केट ले करके, और बच्चे उसकी खुशबू से फ्रेगरेंस से काफ़ी आनंदित महसूस करते थे और दौड़ करके जाते थे कि ब्रेड वाला आया, और अपना वो उतार करके सर पर रखेगा, और फिर हम लोग हमारे घर वाले उसे पूछेंगे कितने का दिया, कैसे दिया। तो ये एक स्टोरी की यहाँ पर कहानी थी। देन आफ्टर द नेक्स्ट सेंटेंस इज हैविंग द मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मैरिज गिफ्ट यानी शादी का जो तोहफा होता है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अगर कोई आपको शादी का तोहफा खुशी के साथ खुशनुमा माहौल में न देता हो तो वो बेकार होता है। आप सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कोई मतलब नहीं बनता है, मीनिंगलेस मतलब तथ्यहीन। विदाउट द स्वीट, स्वीट मतलब मिठास। जैसे कि अब देखिए कितना बढ़िया इसकी तुलना किया गया है, यानी ब्रेड की तुलना उस मैरिज गिफ्ट की के स्वीट मैरिज गिफ्ट की जो पहली गिफ्ट दी जाती है उस गिफ्ट के साथ साथ इसको कनेक्ट किया गया है। सो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो जब तक नहीं इसके साथ स्वीट ब्रेड दिया जाता था तो गिफ्ट अधूरा रहता था। आप जो भी गिफ्ट दीजिए ब्रेड जरूर होगा एकदम पूरे पैक करके। सो जस्ट अ पार्टी, जस्ट एज अ पार्टी और द फिस्ट, फिस्ट मतलब बोझ होता है, तो बैठ करके खड़े खड़े जैसे खिलाइए। जस्ट एज अ पार्टी और अ फिस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसा कि बिना ब्रेड की पार्टी में कोई रौनक नहीं होती थी। ब्रेड को किस तरह से स्टोरी टेलर ने फेमस किया यहाँ पर। सो just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said. ये कुछ कहने योग्य बातें नहीं है। Not enough can be said to show how important a baker, कि कितना important है बेकरी वाला बनाने वाला, टोस्ट और ब्रेड बनाने वाला। How important the baker can be for a village. आप कह सकते हैं कि गांव के लोग बेकरी वाले कितने
महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। घर की जो महिलाएं हैं, द लेडीज ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस बनाती हैं ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अपनी बेटी के एंगेजमेंट के उपलक्ष्य में जब भी ऐसा एक्टिविटी होता था गोवा में, तो वो लोग सैंडविच बनाते थे। क्या बनाते थे? सैंडविच। तो सैंडविच जब बनेगा तो सैंडविच के लिए सुना हो कि ब्रेड लगता है, तो बस ब्रेड की डिमांड बढ़ गई। तो ब्रेड के बीच में ही ना हम लोग टमाटर, खीरा, ऑनियंस क्या क्या डालते हैं, पनीर, चिली, ये वो रबड़ी मलाई सब डाल करके आप लोग खाते हैं। कभी कभी समटाइम्स आई हैवंट इट बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज मेरे पास समय नहीं रहता है सैंडविच और केक और ये सब खाने के लिए, बट मैंने खाया है। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस ये है और इसी का परिचायक है कि मैं अब आ जाता हूँ, अगर आ जाऊँ आगे की ओर, इस ब्रेड और बेकरी की बात करूँ तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिंग। So the lady of the house must prepare the sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are must be Christmas as well as other festivals. यानी कहने का मतलब है कि केक जो है क्रिसमस के टाइम पर बनना मस्ट था, और केक के साथ साथ तो बेकरी का कहीं ना कहीं, बेकरी से ही केक के भी कनेक्शन है, एक ब्रेड का भी कनेक्शन है, तो ये दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं बता दूं कि गोवा से सटा हुआ महाराष्ट्र जो पूरा का पूरा स्टेट है, वो उसकी आदत अभी भी बेकरी की लग गई। कैसे? एक डिश का नाम है, बहुत फेमस है मुंबई महाराष्ट्र में, उसका नाम है बड़ा पाव। तो बड़ा पाव, क्योंकि मैंने भी 6 साल पुणे में बिताया हूँ, तो मुझे भी बड़ा पाव भी वो पाव की तरह ही है, ब्रेड ही है। ब्रेड को बीच को ऐसे करके और फिर उसमें पोटैटो का, आलू का बना हुआ चॉप या और भी चीज़ें उसमें फिल करके, स्टफ़ करके, और फिर उसको ग्रीन चिली फ्राई करके लोग खाते हैं। तो ब्रेड को डायरेक्ट रूप से, एंड बेकरी का पाव भाजी भी जो कहिए, ये ज़्यादा आज भी महाराष्ट्र में चलन है। तो गोवा का जो स्टार्टअप हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी वो चीज़ें चल रही है। द केक्स एंड बॉलिनहास आर द मस्ट ऑफ क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। दस द फ्रेंसेस ऑफ बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। सो द बेकर्स और द ब्रेड, the bakers of the bread of those days had a peculiar। तो हम लोग अभी यहाँ तक आज के जो सेक्शन है, पोर्शन है, इस पोर्शन तक अब आज लोग देखेंगे और पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। रिमेनिंग जो पोर्शन है वी विल सी टुमारो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।